देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लापरवाही, नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक उदासीनता से अलीगंज इलाके में बनी हुई ये बिल्डिंग, जिसने 15 बच्चों को निगल लिया, ये बिल्डिंग नहीं थी बल्कि ये मौत का कुआं था। ये बनाया हुआ एक मौत का जाल था। इतनी ज्यादा खामियां, नियमों का खुलेआम उल्लंघन, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां आंखें बंद करके बैठी हैं। अगर आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन अलर्ट है, ये अगर जिम्मेदारी और ईमानदारी पहले से अगर ये होती, ईमानदारी के साथ पहले काम होता, तो शायद ये हादसा नहीं होता। अगर पहले ही शहर में ऑडिट की प्रक्रिया कराई जाती तो आदित्य, अनुष्का, रोहित, स्नेहा, शिवम, अयान, प्राची, विवेक और बाकी 7 बच्चे आज जीवित होते। आज उनके माता पिता इस तरह से अपने कलेजे के टुकड़ों के लिए तड़प नहीं रहे होते। आज अनामिका और नीलेश की जो अधूरी प्रेम कहानी है वो राख में तब्दील नहीं हुई होती। लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस बिल्डिंग में आग लगी, अब उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने की तैयारी की जा रही है। एनडीए ने बिल्डिंग के मालिकों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में इस पर जवाब मांगा है और एनडीए ने कहा है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इस बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन होगा। इस कार्रवाई के बीच जनता सरकार से कई सवाल जानना चाहती है, कई जवाब जानना चाहती है, सरकार के मुंह से सुनना चाहती है कि क्या यह पहला मामला है जब किसी कोचिंग सेंटर, अस्पताल या व्यवसायिक भवन में आग लगी हो? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी राजधानी लखनऊ में कई बड़े अग्निकांड हो चुके हैं। 27 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के रेलवे अस्पताल में लगी आग हो या फिर शहर के अन्य इलाकों में सामने आई घटना, हर हादसे के बाद कुछ दिनों तक हलचल जरूर मची, लेकिन क्या वास्तव में फायर सेफ्टी मानकों की व्यापक जांच हुई? क्या भवनों को ऑडिट कराया गया? क्या यह देखा गया कि कितनी इमारतें नियमों के अनुरूप संचालित हो रही हैं? हर हादसे के बाद यही सवाल उठते हैं। जांच की बातें होती हैं, कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन समय बीतते ही मामला ठंडे बस्ते में पैक हो जाता है। ना जवाबदेही तय होती है, ना सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो 5 की सरकारें रही हो या फिर वर्तमान की, सरकारें बदली, दल बदले, चेहरे बदले, लेकिन व्यवस्था की कई पुरानी खामियां आज भी जस की तस नजर आ रही है। सबसे बड़ी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? जनता को। वे अपनों को खो रहे हैं और देश का युवा कहां है? सड़क पर है। और देश का सिस्टम कहां है? महलों में है, एसी में है और लग्जरी गाड़ियों में है। अब इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कल जो घटना हुई है उसके लिए दुखद है कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई और जो लोग वहां पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए या वहां पर काम के लिए गए थे, उनके बड़े पैमाने पे जान चली गई। सुनने में ये भी आया है कि बच्चे अपने माँ बाप और घर परिवार के लोगों को फोन कर रहे थे। कोई अपने पिता को फोन कर रहा था, कोई अपने भाई को फोन कर रहा था। उसी में कई लोग फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। हमने आपने देखा, जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी।
सरकार जो कह रही है या अपने चैनलों से जो खबरें चलवा रहे हैं, लगता तो ये कि सरकार ही नहीं है। क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर आरोप मढ़ रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये बिल्डिंग बनाई गई थी और अवैध रूप से बनाई गई थी, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन 10 सालों से सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस तरह की बिल्डिंगों पर जांच नहीं होनी चाहिए थी? फिलहाल जिस तरह के बयान आ रहे हैं आपके सामने, वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो ये मौत के जाल से बुनी हुई बिल्डिंग देख रहे हैं आप, उसका जो इतिहास है वो आपको बताते हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बिल्डिंग का इतिहास क्या है, तो आपको बता दें कि एलडीए ने 11 जुलाई 1980 को दिलकुशा निवासी विजय कुमार को लॉटरी के माध्यम से भवन संख्या MS 102 आवंटित किया था और फिर 2005 में एलडीए ने विजय कुमार के पक्ष में रजिस्ट्री कर दी थी और इसके बाद 19 जनवरी 2013 को विजय कुमार ने यह संपत्ति वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल और सुरेंद्र प्रसाद शुक्ल को बेच दी थी। उन दोनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद 2014 में 1992 वर्ग फीट संपत्ति का नामांतरण भी हो गया था। दोनों ने ही 20 अगस्त 2014 को एलडीए से स्वतः मानचित्र योजना के तहत मानचित्र पास कराया था। इस योजना में मानचित्र और एक शपथ पत्र देने का प्राविधान भी था, जिसमें आवेदक को यह बताना होता है कि वो जो मानचित्र प्रस्तुत कर रहा है उसके तहत उसी के भू उपयोग के अनुसार ही निर्माण करेगा। ऐसा न करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। यह ऐसा नियम है। शपथ पत्र के साथ आवासीय निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। इस बिल्डिंग का एकल आवासीय यूनिट के तहत निर्माण की जगह अवैध कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया गया। आवासीय नक्शे के मानकों की अनदेखी कर दी गई। सेट बैक को छोड़े बिना ही पूरे कवर्ड एरिया में बेसमेंट और 3 मंजिला निर्माण को करा दिया गया। एकल आवासीय निर्माण की जगह बेसमेंट खोदकर बहुमंजिला भवन बनाते हुए 2016 में एलडीए ने एक नोटिस भी जारी की थी। इस नोटिस के बाद भी मानचित्र को निरस्त नहीं किया गया। 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड पर उस समय की भवन निर्माण नियमावली के तहत केवल 65% क्षेत्र का कवरेज होना चाहिए। 35% सेट बैक फायर सेवा व अन्य उपयोग के लिए छोड़ा जाना चाहिए। मौके पर 100% तक कवरेज एरिया पाया गया। एकल यूनिट में सामने अगल और बगल 2-2 मीटर का सेट बैक छोड़ने के बाद 40% हिस्से तक ही बेसमेंट बनाया गया। मौके पर बेसमेंट का जो कवरेज एरिया वो 90% से अधिक। और हैरान करने वाली बात यह है, बेसमेंट की अनुमति के लिए खनन सहित विभिन्न विभागों की एनओसी होना भी जरूरी होता है और एलडीए के रिकॉर्ड में ऐसी कोई एनओसी नहीं है इस बिल्डिंग की। एकल यूनिट में बिना स्टेल्थ पार्किंग के अधिकतम जो ऊंचाई होती है 15 मीटर और स्टेल्थ होने पर 17.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ बिना स्टेल्थ पार्किंग के ये ऊंचाई 19 मीटर से भी अधिक बना दी गई। अब सवाल ये है, क्या इस दर्दनाक हादसे के बाद सरकार कोई ठोस सबक लेगी या ये मामला भी बाकी घटनाओं की तरह समय के साथ दफन कर दिया जाएगा? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा या फिर उनकी मौत की कीमत को मात्र 5 लाख के मुआवजे से तौल दी जाएगी? चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले।
क्या चटपटा है राजेश मसाला। ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और